हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अभी अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है, जो है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। आप लोगों ने साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बार बार सुना भी होगा। इवन यूपीएससी ने मेंस के एग्जाम में इसके ऊपर सवाल भी पूछा हुआ है। कई बार ना इसके रिगार्डिंग चर्चाएं कई सालों से चल रही थी। काफी लोग इसके फायदे गिनाते हैं, काफी लोग इसमें चैलेंजेस गिनाते हैं। पिछले साल के अंदर हमारे जो प्रेसिडेंट जी थे, पहले जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी भी बनी थी। उन्होंने अपने सुझाव भी प्रेजेंट किए थे। अब फाइनली यूनियन कैबिनेट ने मन ये बना लिया है कि देश में एक चुनाव लेकर ही आएंगे। तो आने वाला जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसके अंदर इसके रिगार्डिंग बिल भी प्रेजेंट किया जाएगा। तो अब देश में ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये जो कमेटी थी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता के अंदर, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो उससे क्या क्या फायदे होंगे, प्लस एट द सेम टाइम क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे सेशन में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं। अगर आप लोगों ने अभी रिसेंट में लोकसभा का चुनाव देखा, ऐसे एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं कि लगभग ना इन चुनावों के अंदर 1,35,000 करोड़ इतना पैसा खर्च हुआ। क्या आप सोच पा रहे हो? 1,35,000 करोड़। ये अभी के लोकसभा चुनावों की बात है। जो 5 साल पहले 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें लगभग 60-70 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ था। आप नोटिस करते ही हो, कैंडिडेट्स अपने कैंपेन्स पे खर्चा करते हैं, पार्टियां पैसा खर्च करती हैं, रैलियों के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। कई बार वोटरों को खरीदने के लिए बहुत सारी पार्टीज प्रयास करती है। ये सारा खर्चा बहुत ज्यादा बड़ा नंबर बन जाता है। अब इस पैसे का बहुत सारी और जगह के ऊपर सदुपयोग भी हो सकता है, राइट? तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है, वन ऑफ द थिंग इज कि इससे जो इतना ज्यादा पैसे की वेस्टेज होती है, वो वेस्टेज हम कम कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम, अगर आप लोग रामनाथ कोविंद जी की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ोगे, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जब ये बार बार इलेक्शंस होते हैं ना, इससे कहीं ना कहीं आपका जो वोटर होता है वो काफी थक जाता है। जैसे अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली अप्रैल से जून के महीने के अंदर हमने लोकसभा के चुनाव देखे। अभी आज ही यहाँ पे जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं, आने वाले और फेजेस में भी होंगे। प्लस हरियाणा के चुनाव होंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आएंगे, फिर दिल्ली के भी चुनाव है। तो हो क्या रहा है, इंडिया ऐसा लगता है कि हमेशा ही इलेक्शंस के मोड में है, राइट? तो वोटर भी थोड़ा सा थक जाता है इन सब चीजों के साथ कि अभी तो चुनाव हुए थे, अब दोबारा चुनाव हो गए। पर अगर 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा ना, तो जो वोटर होगा वो भी बहुत एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करेगा, एंड जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये भी एक फायदा है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू एमसीसी। एमसीसी आप सभी जानते होंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट? जब किसी जगह पे चुनाव हो रहे होते हैं तो उससे कुछ समय पहले एमसीसी इन्फोर्स में आ जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उस समय जो आपकी सरकार होती है वो बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं कर पाती, राइट? कि उनको कोई स्कीम्स इंप्लीमेंट करनी हो, कुछ भी इस तरह की चीजें, ताकि एक तरह से लेवल प्लेइंग ग्राउंड सबको मिल पाए। पर इस चक्कर में क्या होता है ना, इस चक्कर में कई बार जो गवर्नेंस है उसको एक हिट देखने को मिलता है। और जब इस तरह से बार बार चुनाव और इंडिया में कंटिन्यूसली चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं उस वजह से गवर्नेंस के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो ये भी हमें एक फायदा देखने को मिल सकता है कि गवर्नेंस आपकी इंप्रूव होगी। इसके अलावा जब इतने ज्यादा चुनाव होते हैं तो हमेशा ही ना एक तरह से लड़ाई छिड़ी रहती है कि एक बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है, एक उसके अगेंस्ट बोला जा रहा है। उस चक्कर में जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि कई बार कैंपेनिंग में इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन हो जाता है कि जो उनका काम होता है वो बैक सीट ना ले ले। क्योंकि आप नोटिस करो ना, अगर आपने ये तय कर लिया कि भाई आज चुनाव हो गए, अब चुनाव आज से 5 साल के बाद होंगे, राइट? तो कम से कम अगले 4.5 साल सब लोग अपने काम पे तो फोकस करेंगे। ये थोड़ी फोकस रहेगा कि आज ये चुनाव जीत लें, कल वो चुनाव जीत लें। तो गवर्नेंस के ऊपर डेफिनेटली इससे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप और नोटिस कीजिए, आपके पुलिस के लोग, आपके टीचर्स और बहुत सारा आपका जो स्टाफ होता है वो चाहिए होता है आपके इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, बिल्कुल। और जब क्या होता है कि इस तरह से यहां पे चुनाव है, वहां पे चुनाव है, तो हमारे कई बार बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इधर से उधर भेजना पड़ता है और बाकी लोगों को इधर से उधर भेजना पड़ता है। उस चक्कर में क्या होता है, उनका जो प्राइमरी काम था वो तो इंपैक्ट हुआ ही हुआ ना। अगर मान लो एक टीचर था, अब उसको टीचर की ड्यूटी लगा दी इलेक्शंस के अंदर, और बार बार कभी आपके लोकल चुनाव आ गए, कभी स्टेट असेंबली के चुनाव आ गए, कभी लोकसभा के चुनाव आ गए, तो टीचर तो उसी में बिजी हो गया, तो काम कब करेगा? अंडरस्टूड? तो ये जो इस तरह से इतना ज्यादा हमारा जो वर्क फोर्स है
उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम कई बार नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंटली हमारे यहाँ पे चुनाव हमें देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली ये जो सारे इतने सारे जो इश्यूज थे, इनको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने का जो तरीका है वो आपका इस चीज के साथ आ जाता है कि आपकी नॉर्मल पब्लिक लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसके अलावा आप लोग नोटिस करते होंगे कि जब भी इलेक्शंस आते हैं ना, तब डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अक्सर एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कई बार अलग अलग लोगों के बीच में दंगे फसाद भी हो जाते हैं चुनावों की वजह से। तो अगर हमारे देश में एक देश एक चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंट इलेक्शंस भी होंगे, उस वजह से लोग आपस में झगड़ेंगे भी कम। तो वो भी जो आपका वायलेंस वाला फैक्टर है ना, वो भी हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब ये सब फायदे तो डेफिनेटली लोगों को पता है कि हाँ एक देश एक चुनाव से आ सकते हैं, पर सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि आखिर इसको इंप्लीमेंट करे कैसे। कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग यह है कि मान लो आज जैसे मान लो 2029 में मान लेते हैं हमने वन नेशन वन इलेक्शन करवा दिया, पर यह भी तो हो सकता है किसी जगह पे कोई सरकार गिर जाए अचानक से, राइट। मान लो 2030 के अंदर क्या होता है कि आपकी जो महाराष्ट्र की असेंबली थी उसमें कुछ लोगों ने यहां से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए, पार्टी टूट गई, सरकार गिर गई, तो क्या होगा? कैसे बाकी का टाइम चलेगा? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब तो यही है ना कि सारी सब जो आपके इलेक्शंस हो वो एक ही टाइम पे हो। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न आता है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। आप नोटिस करोगे इंडिया में ना वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर 1967 से पहले आप नोटिस करोगे ना, तो भारत में दरअसल में वन नेशन वन इलेक्शन ही था। उस समय ऐसे ही चलता था कि आपके एक ही टाइम के ऊपर सारे चुनाव इकट्ठे हो जाते थे। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर जो रामनाथ कोविंद जी कमेटी जी थी, उन्होंने यहां पे क्या रिकमेंडेशन दी। अगर आप इस कमेटी की एक बार रिकमेंडेशन को पढ़ोगे ना, तो यहां पर एक चीज उन्होंने जो बात करी है वो यही बात करी है कि किस तरह से आपका जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस है इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एंड कहीं ना कहीं जो सरकार का खर्चा है वो सही जगह के ऊपर हो पाएगा। तो ये सब फायदे इन्होंने यहाँ पे नोटिस किए। इन्होंने बहुत रिसर्च करी, दुनिया भर के अगर अलग कंट्रीज को देखा, एंड ये पाया कि जब इस तरह से बहुत रेगुलरली बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में एक पैरालिसिस देखने को मिल जाता है। पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है उससे ये सब फायदे देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने जो तरीका बताया कि इसको आखिर इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इन्होंने ये बताया कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होगा ये स्टार्ट होगा 2029 से। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे ये वर्क अराउंड करेगा। कमेटी ने ये बोला है, जिसको अभी इंप्लीमेंट किया जाएगा, कि 2029 में ना वन नेशन वन इलेक्शन शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। अब वेस्ट बंगाल में ना जो अगले चुनाव है वो 2026 में होंगे, ठीक है, मई 2026 तक वहां पर अगला चुनाव हो जाएगा उससे पहले पहले। अब ये जो 2026 वाले चुनाव होंगे ना वेस्ट बंगाल के अंदर, यहां से जो आपकी सरकार बनेगी वो सिर्फ 3 साल के लिए काम करेगी, ओनली फॉर 3 इयर्स। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि 2029 तक हम चाहते हैं कि सारी की सारी असेंबलीज का आपका टेन्योर खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं, हम चाहेंगे 2029 से हम एक फ्रेश स्टार्ट करें, वहां से बिल्कुल नए तौर के ऊपर शुरुआत करें। तो अगर कोई पर्टिकुलर यहां पे आपको 2026 में वेस्ट बंगाल की नई सरकार बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ वो 3 साल के लिए काम करेगी। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में अगले जो चुनाव होंगे वो 2027 में होंगे। तो यहां से जो लेकर ना 2029 तक का टाइम, लगभग 2 सवा 2 साल का टाइम जो होगा, वहां पर ये सरकार बस 2 सवा 2 साल के लिए काम करेगी। जैसे ही वो टाइम आएगा, जैसे अप्रैल का मान लो, अप्रैल 2029 का टाइम आएगा, तो उस समय के ऊपर हमारे देश में चुनाव होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, बात खत्म। तो जितने भी आपके लोकसभा के लिए भी चुनाव तभी होंगे, और साथ ही साथ आपकी जो असेंबलीज थी, स्टेट असेंबलीज, उनके लिए भी चुनाव इकट्ठे ही होंगे। फर्क नहीं पड़ता 2028 में पहले चुनाव हुए थे, 27 26 कभी भी हुए हों, वहां पर वो 2029 में वो असेंबलीज खत्म हो जाएंगी, 2029 में यहां पे फ्रेश चुनाव होंगे। अब आपके दिमाग में 2 सवाल आएंगे। पहला सवाल ये होगा कि सर मान लो कोई सरकार बीच में गिर गई, होता है ना हमारे यहां तो कि इधर से उधर एमपी एमएलए चले गए, क्या होगा फिर उस केस में? उस केस में यहां पर जो कमेटी ने जो बात कही है वो ये कही है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो नई सरकार चुनी जाएगी वो रिमाइंडर टर्म के लिए चूज की जाएगी। आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो 2029 में चुनाव हुए, ठीक है, अब मान लो 2031 में महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, जो भी सरकार थी वहां पे। अब जो यहां पे दोबारा इलेक्शंस होंगे, ये जो आपकी बाकी की जो आपका नई सरकार बनेगी, ये काम कब तक करेगी? केवल और केवल 2034 तक, क्योंकि 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होने ना,
तो इस तरह से ये मैकेनिज्म बताया गया है कि जो नई सरकार बनेगी इट विल बी वर्किंग ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। ऐसा यहां पर जो श्री रामनाथ कोविंद कमेटी है उन्होंने ये बात बोली है। इसके अलावा एक चीज और, यहां पर एक डाउट आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि चलो ये बात तो ठीक है कि कोई आपका इस तरह से जो डिसॉल्व हो गया या कुछ ऐसे इशू आ गया, राइट। जो दूसरा सवाल होगा कि सर जो आपके लोकल इलेक्शंस होते हैं, आपके म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, पंचायत के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, उनका प्रोसेस कैसे होगा? देखो उनका भी सेम चीज है। यहां पर जब 2029 में चुनाव होंगे तो लोकसभा और आपकी स्टेट असेंबलीज के लिए होंगे ही होंगे, प्लस इसी के 100 दिनों के अंदर अंदर, ये इलेक्शंस होने के 100 दिनों के अंदर अंदर ही क्या होगा, आपकी जो म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, आपकी जो पंचायत हो गया, उसके इलेक्शंस भी यहीं पे साथ में ही कंडक्ट की जाएंगे विद इन 100 डेज। तो यानी कि ना 2029 में एक बार चुनाव हो जाएंगे, फिर 5 साल तक कोई चिंता नहीं। अब अगले चुनाव जाके 2034 में होंगे। अगर कोई बीच में सरकार गिर जाती है, कुछ भी ऐसी दिक्कत आती है, तो वो वाली जो नई सरकार बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए काम करेगी, ऐसा यहां पर इस कमेटी का कहना है। बाकी जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे वो मैंने बता ही दिए कि जब भी इलेक्शन होंगे यहां पर आपके 100 दिनों के अंदर हो जाएंगे। अब एक डाउट बच्चों के दिमाग में और भी आ सकता है कि ये इलेक्शंस होंगे कैसे, लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, जैसे हम लोग ईवीएम पे वोट डालते हैं ना, बिल्कुल। तो यहां पर आपके सामने 2 ईवीएम्स होंगे। पहली ईवीएम के ऊपर आप डालोगे कि किसको आप अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना चाहते हो, एंड दूसरा आपका साथ में यहां पे ईवीएम होगा जहां पर आप दबाओगे बजर कि किस चीज को आप या किस पर्सन को आप एमएलए के लिए वोट डालना चाहते हो। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो दोनों चीजें यहां पे साथ में चलेंगी। अब ये यहां पर ऐसा, ये आप कमेटी के आप रिकमेंडेशन पढ़ सकते हो, ये सारी बातें इस तरह से बात करी गई हैं। अब एक चीज यहां पे इस कमेटी ने और बोली है कि देखो अगर हम बात करें यहां पर ये जो आपका बिल लाया जाएगा, ये आपके नए वाले जो आपका जो सेशन होगा, आपका विंटर सेशन, वहां पे लाया जाएगा। तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट का तो रोल रहेगा ही रहेगा। जो आपके आपके एमपीस और आपके एमएलए के चुनाव हैं, वहां पर आपका जो रोल रहेगा वो पार्लियामेंट का रहेगा। पर अगर हम बात करें म्यूनिसिपैलिटीज की और आपके जो पंचायत की, उनके इलेक्शन में अगर आपको बदलाव करना है तो वहां पर आपका रेटिफिकेशन चाहिए होगा कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स का, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, आपके फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर आपके चेंजेस कर रहे हैं ना, तो यहां पर अगर आपको लोकल बॉडीज के चुनावों के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो इट विल रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स, ऐसा यहां पर इस कमेटी ने बोला है। इसके साथ ही साथ यहां पर कमेटी ने यह भी बोला है कि अब हमें यह चाहिए कि हमारे पास एक सिंगल रोल हो। एक्चुअल में पता क्या होता है, अगर हम बात करते हैं लोकसभा के चुनावों की और बात करते हैं आपके राज्यों के चुनावों की, तो यहां पर ना डिफरेंट डिफरेंट रोल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या इनमें कई बार तो सेम होता है, पर एट द सेम टाइम जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं वहां पर एक अलग ही रोल हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर ऐसा बोला गया कि एक सिंगल रोल यहां पे हम कैरी आउट करें ताकि इसमें भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारा प्रोसेस था जो यहां पे हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से देखो बहुत सारा ऑपोजिशन भी आ सकता है इस चीज के ऊपर, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप लोगों के सामने एक ही दिन के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा और आपके जो स्टेट असेंबलीज के, तो उस केस में लोगों के दिमाग में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि शायद जो नेशनल मुद्दे हैं ना वो कहीं ना कहीं रीजनल मुद्दों को ओवर पार कर लें। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि हो सकता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी इंपॉर्टेंस इससे खत्म हो जाए। तो सरकार किस तरह से बाकी रीजनल पार्टीज को भी साथ में लेकर आती है कि ये चीज को इंप्लीमेंट किया जाए, ये समथिंग जो होगा वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। बट दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस कि कैसे आपकी जो कोविंद जी की रिपोर्ट है वो कैसे वर्क करेगी, एंड एट द सेम टाइम सरकार का यहाँ पे क्या निर्णय था, एट द सेम टाइम क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आप डेफिनेटली मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।